हमारे पास उत्तराखंड के एक महान विद्वान प्रोफेसर रवि रावत साहब हैं और उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी। बहुत अच्छा उनका उन्होंने काफ़ी वर्क किया। वर्सटाइल आदमी है, हर लेवल पे उनका काम है। वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में रहे, प्रॉक्टर में रहे, मतलब एक कॉलेज का जितना काम होता है सारा काम। इवन आपका अनुभव यूनिवर्सिटी में भी काम करने का है, बहुत बड़ा अनुभव है। तो सर से मैं ये जानना चाहता हूँ, एक एकेडमिशियन होने के नाते, कॉलेज को मैनेजमेंट करने के नाते, सर आप क्या विद्यार्थियों को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए कुछ आप गाइडलाइन बताइए सर। विद्यार्थी किन किन बातों पे ध्यान दे ताकि वो आगे जा सकें? धन्यवाद डॉक्टर अफरोज। आपने एक विषय प्राध्यापक के रूप में मुझसे कुछ सवाल किए। मैं आपको बता दूं कि जीवन में आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा अपने बैक उस पर जाऊंगा। मैं सरकारी सेवाओं में 48 साल सेवा कर चुका हूँ। बहुत बड़ी बात। इंटरमीडिएट के बाद 75 में मैंने इंटर किया। मैंने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बढ़े कि मुझे मिनिस्ट्रियल स्टाफ में ज्वाइन करना पड़ा। और इंटरमीडिएट के बाद मेरी एजुकेशन, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरी एजुकेशन वहीं से प्रारंभ हुई। उसके बाद मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद होते ही कि एजुकेशन में थे तो मैं कहा कि पीजी कर लिया जाए, तो मैंने पीजी किया। लेकिन सिंपल ऐसा है कि 36-38% पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में मैंने पीजी किया हुआ। लेकिन मेरे साथियों ने ये बोला कि आप एजुकेशन में जुड़े हुए हैं तो आप क्यों ना आगे जाएं, लेक्चरशिप में आ जाएं। जी। तो फिर मैंने सोशलॉजी से एमए किया। सोशलॉजी से पीएचडी करने के बाद मेरा 96-97 में हायर एजुकेशन में हुआ और 26 साल मेरी हायर एजुकेशन में सेवा हुई। पहला शुरू में मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोशीमठ ज्वाइन किया था। उसके बाद 10-11 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी हुआ। वहाँ भी मैं करीब 13-14 साल वहाँ रहा और लास्ट मोमेंट में अभी मैं डोईवाला पीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ। समाजशास्त्र विषय की एक अपनी छवि है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने को मिलती है। सबसे पहले हम आते हैं कि समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ कहाँ से था। जी। समाजशास्त्र विषय के ओरिजिन कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। कहते हैं कि सोशलॉजी इज अ न्यू साइंस, एक नवीन विज्ञान माना जाता है। इसमें बहुत सारे समाजशास्त्रियों की बात की जाती है। हम ट्रेडिशनल सोशलॉजिकल थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, हम मॉडर्न सोशलॉजिकल थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, हम इंडियन सोशलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। और जहाँ तक ट्रेडिशनल सोशलॉजिकल थिंकर की बात है, उन्होंने किस विषय पे अपने विचार दिए, चाहे वो पुराने मार्क्स कांटे से लेकर हर्बर्ट स्पेंसर हो, मैक्स वेबर हो, कार्ल मार्क्स हो, जी, जो भी है, इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो विचार हैं, अगर उनका कंपैरिजन वर्तमान समय में किया जाए तो शायद में वो कहीं स्टैंड नहीं करते। हाँ। हम बात करते हैं मॉडर्न सोशलॉजिकल थिंकर्स की और इंडियन सोशलॉजिकल थिंकर्स, जो वर्तमान में जो सोसाइटी में जी हो रहा है, जो सोसाइटी चाहती है। भाई बीता हुआ समय तो निकल गया, जी। वर्तमान में हमारे पास क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। बीती हुई बातों को अगर हम, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम उस चीज़ को ला सकते हैं जी है, लेकिन सच्चाई
अगर हम वर्तमान समाज की माने और उसके बारे में सोचें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारे छात्र, मैं उत्तरकाशी रहा तो उत्तरकाशी में मेरे कलीग्स मेरे साथ थे। मैं डोईवाला पीजी कॉलेज में आया तो मुझसे पहले यहाँ पे डॉक्टर अफरोज, डॉक्टर अनिल भट्ट यहाँ पे थे। शुरू में आया तो मैंने देखा कि बच्चों का इतना ध्यान विषय के प्रति नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथियों ने, चाहे वो डॉक्टर अफरोज हो चाहे डॉक्टर अनिल भट्ट हो, बहुत सारा प्रयास किया और महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय को एक बहुत अच्छी छवि दी गई। छात्र संख्या बढ़ी और बहुत से छात्र बैठी के गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए होंगे, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट जॉब में उनकी नियुक्ति हुई है और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और हम मोटिवेट करते हैं छात्रों को कि आप किस तरीके से अपना लाइफ सिक्योर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे विभाग में डॉक्टर अफरोज बहुत प्रयत्न करते हैं, चाहे वो ग्रुप सी से लेके, चाहे वो ISPCS से लेके, चाहे जैसे आजकल चलता है कि हायर एजुकेशन में जुड़ने के लिए नेट JRF के, और बहुत सारी उन लोग की इस संबंध में वीडियो बनाई गई हैं। और केवल डोईवाला कॉलेज ही नहीं, केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि में बहुत सारे अन्य स्टेट के लोग भी उनके वीडियो का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत सारे उसमें सक्सेस भी हुए, चाहे वो पुलिस भर्ती में हो, चाहे वो समूह गाँव में हो, चाहे वो बैंकिंग सेवा में हो, चाहे वो पुलिस सेवा में हो। है कहते हैं कि चाहे वो ग्रुप C से लेके और ISPCS तक जो हमारी हायर सर्विसेज होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनका छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट व्यक्तिगत रूप से, जो कि यहाँ के छात्र नहीं हैं, फिर भी आकर डॉक्टर अफरोज से कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी हुई है और कहते हैं कि उनके एफर्ट्स कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए काम आएंगे और आने वाले समय में डॉक्टर अफरोज इस क्षेत्र में और अच्छा काम करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बात आपने बताया सर। मैं थोड़ा सा और आपका समय लूँगा कि ये ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड आपने बहुत सही बात बताई, सोशोलॉजी के बारे में बताया, पढ़ने का कि मॉडर्न सोशोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एक कॉलेज में एक टीचर्स को, क्योंकि आप सीनियर हैं, और तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो न्यूली हैं अपॉइंटेड हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है, उनको उनके लिए कुछ एडवाइस। डॉक्टर अफरोज, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि टीचर्स के लिए जी एडवाइस क्या होनी चाहिए, टीचर्स क्या होना चाहिए। टीचर्स की सबसे बड़ी पौध जो होती है वो उसके स्टूडेंट होते हैं। बहुत छात्र ही टीचर के लिए सब कुछ होता है। हालांकि आजकल हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सरकार द्वारा बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं और जो टीचर्स के काम होते हैं वो उस पर अपना इतना टाइम नहीं दे पाता। बहुत सारी कमेटीज के वो मेंबर्स होते हैं, बहुत सारा शासन द्वारा काम दे दिया जाता है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे है कि टीचर्स को किस तरीके से छात्र सम्मान देता है, आप समाजशास्त्र विषय के टीचर हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, आप साइंस फैकल्टी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के टीचर हैं, आप कॉमर्स में टीचर हैं, लेकिन अगर अन्य फैकल्टी का स्टूडेंट भी आपसे परिचित होता है तो सबसे बड़ी टीचर की काबिलियत वही होती है। बहुत बड़ी बात है सर जी, क्योंकि आप अपने विषय के तो टीचर हैं ही, अपने स्टूडेंट को तो आप जानते ही हैं, लेकिन अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों, अन्य फैकल्टी के स्टूडेंट भी आपसे अगर परिचित है तो सबसे बड़ी टीचर्स की क्वालिटी वही होती है। और टीचर्स का काम होता है पढ़ाना। और अगर टीचर्स को एवल्यूएट किया जाए तो बजाय जो अन्य चीज़ें गवर्नमेंट मांगती है उससे एवल्यूएट न कराया जाए, बल्कि मैं खुद कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए कि वो स्टूडेंट से आके पूछे कि आपके टीचर कैसे हैं, हमसे जवाब न मांगे, वो स्टूडेंट से जवाब मांगे।
स्टूडेंट बताए कि हाँ बहुत बेहतरीन। मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, या मेरे टीचर हमारे प्रति या हमको विषय के प्रति बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, वही टीचर की क्वालिटी है। सर आपकी मेरे दिल को भी आप छू गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक टीचर का जो आपने एडवाइस दिया कि एक टीचर को, टीचर और स्टूडेंट का पोलराइजेशन है, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप से ही एक टीचर का सही रिफ्लेक्शन जाता है सोसाइटी में, इसमें कोई शक नहीं। बहुत मतलब बेहतरीन बात है। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है, आपके साथ हमने 7 साल काम किया है और पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि आपका एक मतलब स्टूडेंट से, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी विभाग का हो, और एक टीचर से, चाहे वो टीचर किसी भी विभाग का, आपका जो समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है, सिंथेटिक अप्रोच और एक संतुलन, मतलब काफ़ी आप सब लोग आपसे प्लीजेंट रहे, सबको आपने बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। होता है कभी मतलब अप्स एंड डाउन छोटी मोटी बातों पे, लेकिन एज ए होल अगर हम देखते हैं ना, तो आपने सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट, जो आपका मेन हमने देखा क्वालिटी कि आपके अंदर एक समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है, सबको आप लेकर के इस बारे में ये टेक्निक कैसे डेवलप हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ कैसे डेवलप होगा कि आप सबको अपना फॉलोअर बना लेते हैं, सब लोग आपको याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी आप किसी को सबके साथ आपके तालमेल बहुत तगड़े रहे। तो ऐसा कैसे, ये पर्सनालिटी कैसे बनी आपकी? और दूसरी बात, फिटनेस आपका तो है ही, उस पर हम बाद में सवाल करेंगे। तो ये इस पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा कि किस तरह से हम मैनेज करें कि स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को हमें स्ट्रांग करें। ये बात बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं सबसे पहले जब क्लास रूम में जाता हूँ तो अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, क्योंकि वी आर टीचर, मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ एज अ पेरेंट, और दूसरा लास्ट में आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त भी। लेकिन वो चीज़ें होती हैं एज ए फ्रेंड वाली चीज़ें होती हैं क्लास से बाहर। बिल्कुल। बच्चे के सुख दुख दर्द में हम उनके साथ रहते हैं तो बट नेचुरल कि बच्चा हमसे जुड़ेगा। दूसरा रही कलीग्स के साथ बात करने की, मैं बहुत सारी कमिटीज़ में रहा, बहुत सारी कमिटीज़ में मैं मेंबर भी रहा, बहुत सारी कमिटीज़ में मैं कन्वीनर संयोजक भी रहा, और जहाँ मैं संयोजक रहा वहाँ मैंने अपने कमेटी के मेंबर्स पे विश्वास किया, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ कभी दबाव नहीं होता और कोई गलत काम गलत नहीं होता। हाँ इतना है कि भाई मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस लंबा था, मेरे साथ जो कमिटीज़ में रहे वो मेरे जूनियर्स हैं, कुछ नए लोग आए, तो जब वो काम सीखेंगे, उनको काम सिखाया जाएगा तभी वो आगे बढ़ेंगे, और वो काम सिखाया जाता है, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर आपने अपने कमेटी के मेंबर्स के साथ विश्वास किया हुआ है तो वो ज़्यादा विश्वास से काम करेगा, ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। रिलेशन से ज़्यादा स्ट्रांग, रिलेशन से अगर संबंध अच्छे होते हैं तो काम भी अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने जो तो हम आपके जूनियर रहे, लेकिन हमको कभी भी आपसे प्रेशर महसूस नहीं हुआ। हम एकदम, ना तो जैसे आमतौर पे होता क्या है, सीनियर जूनियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन आपके साथ काम करने में हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि इस तरह का कोई दबाव है। आप इतने मतलब फ्रेंडली हैं हमारे साथ भी। हमारे जो टीम है, बहुत सारे लोग आए, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, 5-5 लोग यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स रहे, तो किसी को कोई दबाव नहीं रहा आपसे, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो मतलब मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को अपने पर्सनालिटी में ऐड ऑन करूँ, इसलिए हमने ये सवाल किया है। तो मतलब आप कैसे ये मैनेज करते हैं कि सामने वाले को ये फील ना हो कि उस पर कोई दबाव पड़े? एक स्टूडेंट का तो सही है ये डॉक्टर अफरोज, मैं आपको बता दूं कि न किसी में दबाव डाला जाए, न किसी के दबाव में रहा जाए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि कॉलेज का जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है ही इज प्रिंसिपल, प्राचार्य होता है,
उसके अपने विवेक होते हैं। और अगर हमने प्राचार्य की बातों को नहीं माना तो समझो कि कहीं ना कहीं हम प्राचार्य के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं या प्राचार्य हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। तो दबाव में काम करना भी उचित नहीं होता है और किसी से दबाव में काम कराना भी उचित नहीं होता है। कहते हैं कि अगर आप किसी को फ्री छोड़ दोगे है और वो ये सोचता है कि यार मेरे पे विश्वास किया गया है तो वो अपने काम में ज़्यादा, तो असल चीज़ है विश्वास। तो असल में क्या होता है ना, आमतौर पे जो रिलेशनशिप होता है वो प्रेशराइज होता है आमतौर पे, क्योंकि बिलीव होता नहीं है, विश्वास होता नहीं है, तो रिलेशनशिप में आ जाता है दबाव। आदमी डर के काम करता है। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए। भाई ये तो साइकोलॉजी है, कि कहते हैं ना कि हम परिवार से सब कुछ सीखते हैं और अगर परिवार के लोगों से ही हम अविश्वास करने लगे, परिवार के लोगों पे ही हम दबाव बनाने लगे या परिवार वाले ही हम पे अविश्वास करने लगे या परिवार वाले ही अपने बच्चों पे दबाव बनाने लगे तो वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बात आपने ये मतलब हर जगह के लिए आपने बता दिया, चाहे वो परिवार से लेके हो, चाहे वो हमारे नाइबरहुड हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे सोसाइटी हो, कोई भी संस्था में किसी भी संगठन को अच्छे से चलने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। अगर बिलीव और ट्रस्ट सिस्टम है तो संस्था स्ट्रांग होगी, अगर बिलीव नहीं है तो प्रेशराइज होगा, दबाव होगा, डर होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत कभी दोबारा मौका मिले हाँ फिर आपसे हम एक बार और जब आप ये तो मैंने एक्सटेम्पोर अचानक सर से कुछ बाइट ले लिया है, लेकिन बहुत अच्छी बात आ गई स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ये चीज़ों की कमी रहती है जो आपने कहा ना, हमें बहुत मतलब पर्सनली मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि ट्रस्ट लोग नहीं करते एक दूसरे पे, और वहीं से शुरू होता है फियरलेस और फेयरफुल, फियर एंड फेयरलेस और प्रेशराइज होने का खेल। तो आपने मतलब कुल मिला के सबको आपने दे दिया ये मैसेज, बहुत बड़ी बात। फिर हम एक बार मिलेंगे। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू।